अस्सलाम वालेकुम। सैयद सेंटर के प्यारे नाजरीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। इन पुरस्कार कहानियों के साथ ये कहानी भी यकीनन आपको दहला कर रख देगी, तो सुनिए और शेयर भी कीजिए। और हमारे चैनल सैयद सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाते ही ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलेगा। निम्रा सबसे छोटी थी, सबकी लाडली थी, इसलिए अपनी हर जायज़ नाजायज़ बात मनवाना अपना फ़र्ज समझती थी। उनका घर 40 गज पर बना हुआ था और 2 मंजिला था। निम्रा को अपना घर बहुत छोटा लगा करता, बकौल उसका घर मुर्गी का दड़बा था। उसका कहना था कि घर हो तो नानी के घर जैसा, खुला खुला, हवादार, बड़े बड़े कमरों वाला, जहाँ इंसान का दम तो नहीं घुट सकता। उसे नानी के घर में बहुत मज़ा आता। वहाँ पर उसके हम उम्र कज़न भी थे, जो सब मिलकर घर के एक हिस्से में बने हुए छोटे से बाग में खेला करते। उस बाग में फूलों के पौधों के अलावा आम और चीकू के दरख्त भी थे। कोने में एक छोटा सा अमरूद का दरख्त भी लगा हुआ था, जिसमें थोड़े बहुत अमरूद निकल आते। आम के दरख्त पर झूला डाला हुआ था, जिस पर बारी बारी बच्चे झूला करते। आम और चीकू के दरख्त का साया पूरे बाग को अपनी लपेट में लिए हुए था। यही वजह थी कि बच्चे बड़े सुकून से उस हिस्से में अपनी अपनी पसंद के खेल खेला करते। दिन तो उन बच्चों का खेलकूद में गुजर जाता और रात को नानी से फरमाइश करके कहानी सुनना रोज के मामूलात में शामिल था। एक दिन निम्रा ने अब्बू से इजाजत मांगी। अब्बू, मुझे नानी जान के घर जाना है, प्लीज मुझे जाने दें। पहले तो उन्होंने मना किया। उसने कहा, ठीक है अब्बू, अगर आप मना कर रहे हैं तो नहीं जाएंगे। अरे बेटा, नाराज हो गई। मेरी बेटी ने इतनी ढेर सारी तैयारियां की हैं, मैं भला कैसे मना कर सकता हूँ। जाओ बेटा, खुशी खुशी जाओ, मगर इस बात का ध्यान रहे कि कोई ऐसा काम मत करना जो मुझसे कोई शिकायत करे। तो अब्बू, आप भी हमारे साथ चले ना। अच्छा, चलो चलते हैं। दूसरे दिन निम्रा अपने वालिदैन और बहन भाइयों के हमरा नानी के घर में मौजूद थी। नानी का घर 120 गज पर मुश्तमिल था। पहले नानी का घर 80 गज का था। उसी घर से अम्मी की शादी हुई। अम्मी की शादी के बाद जब कामकाज के लिए नानी को दुश्वारी होने लगी, तो नानी ने मामू की शादी अपनी बहन की बेटी से कर दी। मुमानी जान मामूली शक्ल सूरत की थी, मगर सीरत की अच्छी थी। वो सबका बहुत ख्याल रखती। नानी को उनसे कभी कोई शिकायत न हुई। नाना के इंतकाल के बाद मुमानी ने नानी का हर तरह से ख्याल रखा और उनके दिलजोई में लगी रहती, यहाँ तक कि नानी नाना को भुलाने में कामयाब हो गई। नानी के घर के बराबर में करीम साहब रहते थे। उनकी बीवी का इंतकाल हो चुका था। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी। इत्तेफाक से बेटी भी गर्दन तोड़ बुखार में चल बसी, तो करीम साहब इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए। उन्होंने अपने 80 घर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। एक हिस्से को किराए पर चढ़ा दिया, जबकि दूसरे हिस्से में उन्होंने छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उसमें मुख्तलिफ किस्म के पौधे लगा लिए। आम और चीकू के दरख्त तो पहले ही मौजूद थे। करीम साहब की तन्हाई का ये अच्छा हल था कि वो सारा वक्त उन पौधों की देखभाल में लगे रहते। और ये वो वक्त था जब नाना हयात थे। उनकी दिन रात की मेहनत का नतीजा ये निकला कि उनका घर एक छोटे से बाग में तब्दील हो गया, पर खुद उनकी सेहत गिरती चली गई। एक वक्त ऐसा भी आया कि वो बिस्तर से जा लगे। उस वक्त नाना ने उनकी दिलो जान से खिदमत की। नाना की खिदमत से मुतासिर होकर करीम साहब ने अपना घर नाना को सस्ते दामों में फरोख्त कर दिया और कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद नाना ने उनका घर अपने घर में शामिल कर लिया और बाकी का घर किराए पर ही रहने दिया। कुछ अरसे के बाद नाना का भी इंतकाल हो गया, तो नानी उदास रहने लगी। नानी ने अपनी उदासी दूर करने का यह हल निकाला कि उस बाग की देखभाल करने लगी। उससे बाग की देखभाल भी होने लगी और नानी का दिल भी बहल गया। बाकी का वक्त बहू, बेटे और पोते पोतियों के साथ गुजरने लगा। उन तमाम पोते पोतियों, नवासे नवासियों में निम्रा को सबसे ज्यादा वो प्यार किया करती थी। उनकी बेटी की औलाद थी, वो भी पहली औलाद। निम्रा की यूं तो तमाम आदतें अच्छी थीं, लेकिन एक आदत बहुत बुरी थी। वो जिद्दी थी और जब जिद पर आती तो वो किसी की बात नहीं माना करती थी और यही जिद उसके लिए नुकसान का बायस बन गई। उस दिन निम्रा ने नानी से कहा, नानी, मुझे कहानी सुनना है, प्लीज कहानी सुनाइए ना। नानी ने कहा, बेटा ऐसा करो, आशी को भी बुला लो। आशी उसके मामू की बेटी थी। वो आशी को बुलाने चली गई। उसका गुजर उसी अमरूद के बाग से हुआ। अचानक उसकी नजर अमरूद के उस पेड़ पर गई। उसे ऐसा लगा कि उस झूले पर कोई बैठा हुआ है और उसको देख रहा है। जब दूसरी बार उसने नजर डाली तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन झूला हिल रहा था। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और आशी को बुला कर ले आई। आशी और वो नानी के पास बैठने लगे, तो नानी ने उन दोनों को अपने साथ लगा लिया और कहानी सुनाई। कहानी सुनाते सुनाते नानी ने कहा, बेटा बहुत वक्त हो गया है, चलो अब सोने के लिए चले जाओ।
نمرا نے کہا نانی آج میں آپ کے پاس سو جاؤں؟ اس کی بات سن کر آشی نے کہا نہیں، یہ میری دادی ہیں، میں ان کے پاس رہوں گی، ان کے پاس سوؤں گی، میں ہمیشہ ان کے پاس سوتی ہوں۔ تم کون ہوتی ہو بولنے والی؟ یہ میری نانی ہے، میری امی کی ماں ہے، اور میں اتنے عرصے بعد یہاں آئی ہوں کہ میں اپنی نانی جان کے پاس سو بھی نہیں سکتی۔ آشی نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ نمرا کو غصہ آ گیا، کیا میں ان کے پاس سو بھی نہیں سکتی؟ آج اگر میرا دل چاہ رہا ہے تو مجھے ایسا کرنے دو، لیکن آشی نہ مانی۔ آشی کی بات پر اب نمرا کو غصہ آ گیا، اور پھر جب اس کو غصہ آتا تو وہ کسی کی نہیں سنتی تھی۔ خاموشی سے اٹھی اور نانی کے کمرے کی دہلیز پر یعنی دروازے کی چوکھٹ پر اپنا تکیہ رکھا اور چادر تان کر لیٹ گئی۔ نانی نے کہا نمرا بیٹا، دروازے کی بیچوں بیچ نہیں لیٹا کرتے، آؤ میرے پاس آ جاؤ۔ پھر انہوں نے آشی سے کہا آشی بیٹا تم اپنے کمرے میں جاؤ، نمرا تو کبھی کبھار آتی ہے، اسے میرے پاس لیٹ جانے دو، تم کل لیٹ جانا، جاؤ شاباش۔ آشی نے نانی کی بات مان لی۔ نمرا سے کہا نمرا مجھے باہر جانا ہے، راستے سے ہٹو، اس طرح راستے میں کون لیٹتا ہے؟ مگر وہ ایسی ہی لیٹی رہی۔ اس نے آشی کو کوئی جواب نہ دیا۔ آشی نے کہا دیکھیے نانی، نمرا مجھے باہر جانے کا راستہ نہیں دے رہی۔ نانی نے کہا بیٹا میری طبیعت خراب ہے، پریشان مت کرو، آ جاؤ، آؤ میرے پاس، آشی کو جانے دو۔ لیکن نمرا نے ان کی بات نہ مانی۔ ضدی تو تھی ہی، لیکن نہ جانے اس وقت کیا تھا کہ وہ کسی کو سن نہیں پا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے چاروں طرف سناٹا ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، اور ایسے میں ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ابھی ابھی اس کے چہرے پر کوئی نوکیلی چیز گزری ہے، یعنی لال بیگ چل کر گیا ہے۔ اس کی کانٹے دار ٹانگیں اس کے چہرے سے چھو کر گزری، جس کی چبھن سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ لال بیگ کو ماروں، اچانک اسے اپنے چہرے پر ایک بار پھر وہی چیز محسوس ہوئی۔ اس نے پھرتی سے ہاتھ سے اسے چہرے سے جھٹکا، مگر کچھ دیر کے بعد پھر وہی لال بیگ اس کے چہرے پر چل رہا تھا۔ اس نے جب اپنے پورے جسم پر یعنی سر سے پیر تک چادر ڈال لی تو اس لال بیگ کا احساس اب بھی ہو رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتی تو کچھ نہ ہوتا، مگر ہاتھ ہٹاتے ہی پھر وہی چبھن۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ لال بیگ انگلیوں میں بدل رہا ہے، یعنی ایسا لگ رہا ہے کسی کی انگلیاں اس کے چہرے سے گزر رہی ہیں، اور ان انگلیوں کے چھونے سے اس کے چہرے پر چبھن ہو رہی تھی۔ ان انگلیوں کے ناخن اس کے چہرے پر اسے اس طرح چبھ رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا اسے زخم لگائے جا رہے ہیں۔ اس نے ہمت کر کے اس ہاتھ کو پیچھے ہٹایا، لیکن وہ بار بار اس کے چہرے پر آ جاتا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ جھٹکے سے اس ہاتھ کو ہٹاتی، لیکن وہ انگلیاں اس کے چہرے پر پھر سے پڑ رہی تھی۔ اب تو خوف سے اس کا برا حال ہونے لگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے اپنے سینے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کی ساری توجہ کیونکہ اپنے چہرے پر تھی، اس لیے کچھ اور محسوس ہی نہ کر سکی۔ اس دوہری مصیبت کی وجہ سے اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اتنی بے بسی کی موت میں مرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک بار پھر کوشش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی آیا واقعی اس کے ساتھ یہ سب کچھ کوئی غیر مرئی مخلوق کر رہی ہے، یعنی کوئی ایسی مخلوق جو دکھتی نہیں ہے، یا کسی کی شرارت ہے، یا پھر آشی ہے۔ یہ جاننے کے لیے اس نے اپنے چہرے پر سے پڑی ہوئی چادر کو ہٹایا کہ باہر کا منظر دیکھنے کے لیے وہ ہوش میں نہ رہی۔ سارا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ خوف سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، پسینے کی وجہ سے اس کا پورا جسم تر ہو چکا تھا۔ اس نے جب چادر تان کر باہر دیکھا تو کوئی اس کے سینے پر سوار تھا، اور وہ تیزی سے آگے پیچھے حرکت کر رہا تھا۔ کبھی اس کا چہرہ اس کے چہرے کے پاس آ جاتا، کبھی واپس چلا جاتا۔ اس وجود کے ارد گرد روشنی تھی، اس روشنی کی وجہ سے اس وجود کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس بھاری بھرکم جسم کی حرکت میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ کون تھا وہ جو اتنا بھاری تھا؟ انسان تو نہیں تھا۔ اس وجود کے وزن کی وجہ سے اس کی سانسیں رکتی جا رہی تھی، بے بسی سے ادھر ادھر ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ اس کے اندر جینے کی امنگ نے اسی لمحے اسے آخری کوشش کر لینے پر اکسایا۔ اس نے اپنی پوری قوت جمع کی اور اس وجود کو پرے دھکیلنے کی کوشش کی، جس میں وہ کامیاب رہی، اور پھر ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی نانی کے کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ چادر بھی پیروں میں الجھتی ہوئی اس کے ساتھ تھی۔ چادر سمیت گرتی پڑتی نانی کے بیڈ پر چڑھ گئی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے اچانک اس رد عمل پر بے خبر سوئی ہوئی نانی کا کیا حال ہوگا۔ بیڈ پر آتے ہی نانی سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر
दूसरे कमरे में सोए हुए मामू मानी भी घबराए हुए नानी के कमरे में आ गए। नानी ने उसको खुद से चिमटाते हुए कहा, बेटा क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? लेकिन वो बोल ही नहीं रही थी। अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे। उसके मुंह से अजीब और गरीब जुमले निकल रहे थे, टूटे फूटे। वो कमरे की चौखट पर मेरे ऊपर। मोमानी ने आशी को पानी लाने को कहा। आशी पानी लेकर आई तो मोमानी ने उसे पानी पिलाया और हौसला दिया, बेटा सुकून में आ जाओ, अल्लाह का नाम लो, प्यार से बोला। मामू ने कहा, बेटा क्या बात है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो और तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रही हो? हमें बताओ, देखो परेशान मत हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, डरो नहीं। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? सबको अपने आसपास देखकर फिर मामू की तसल्ली की बदौलत उसे हौसला आया। फिर जो कुछ उस पर बीता था उसने हुर्फ बहुर्फ सबके गोश गुजार कर दिया। उसके साथ ही कल ही घर वापस जाने का फैसला भी सुना दिया। सब हैरान थे। उस घर में रहते हुए उन्हें काफी अरसा हो गया था। कभी भी इस किस्म का कोई भी वाकया उनके साथ पेश नहीं आया था। फिर अब ये कैसे हो गया? उन्हें इस बात को लेकर बड़ी हैरत थी, मगर उसकी बदहवासी देखकर यकीन करना पड़ा कि वहम नहीं है। वो डर गई थी और कोई ऐसा था जिसने उसे डराया था। कौन था, किसी को नहीं पता। सुबह मामू जैसे ही नाश्ते से फारिग हुए, निम्रा अपना बैग ले आई और कहा, चले मामू मैं तैयार हूँ। उसके अम्मा अब्बा घर से जा चुके थे और वही नानी के पास रह रही थी। मामू जान ने निम्रा की तैयारी देखी तो कहा, बेटा पहले नाश्ता तो कर लो। फिर बोले, बेटा तुमने सोचा है तुम्हारे साथ यूं सुबह सुबह जाने से बाजी और भाई साहब कितने परेशान हो जाएंगे? मेरी बात मानो, दोपहर तक रुक जाओ फिर चली जाना, या फिर शाम तक इंतजार कर लो। मैं ऑफिस से आते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। उसे उस वक्त घर की कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही थी। उसके साथ जो हुआ था आज तक उस घर में किसी के साथ भी नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अमरूद का पेड़, वो झूला, आज तक किसी ने उस जगह किसी को नहीं देखा था, और जिस तरह उस पर कोई सवार हुआ था ये तो कभी हुआ ही नहीं, पर उसके साथ हुआ था। वो चुप तो हो गई, लेकिन उसके चेहरे के बनते बिगड़ते जावी देकर मामू ने कहा, बेटा वादा करता हूँ, प्रॉमिस, आज ही आपको मैं आपके घर छोड़ आऊंगा, ठीक है? वो जानती थी मामू झूठ नहीं बोलते, इसलिए उसे उनकी बातों का यकीन करना पड़ा। और वाकई उसी शाम को अपने घर में मौजूद थी। उस वाक़े के बारे में मामू ने अम्मी को मुख्तसरन बता दिया, लेकिन घर आने के बाद उसकी तबीयत संभलने के बजाय और बिगड़ गई। उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। 1 हफ्ता बुखार में तपती रही। डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन दवा ने असर न दिखाया। अम्मी समझ गई थी कि कोई न कोई ऐसा हादसा हुआ है जो उनके भाई ने भी बताया है और उनकी बेटी झूठ नहीं बोल रही। अब तो इस बात को संजीदगी से लेना पड़ेगा, वरना आगे जाकर मसला हो जाएगा। अब्बू के जानने वाले जो सूफी साहब थे, अब्बू उसे वहाँ ले गए। उन्होंने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि दिन और रात के ममनू औकात में दरवाज़ों के दरमियान लेटना और बैठना नहीं चाहिए। आपकी बेटी से ये गलती हो गई है। दरअसल उस घर में जो भी नेक जिन्नात हैं वो उस घर की रखवाली करते हैं। वो जो बुजुर्ग जिनका बाग आपकी सास के घर में शामिल किया गया है, उस बाग में नेक जिन्नात थे जो इबादत करते थे। वो झूला जिस अमरूद के पेड़ पर लगाया गया है, वहाँ पर उनके बच्चे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी वहाँ पर रहने वालों को तंग नहीं किया। आप खुद बताइए, आपकी बच्ची कितनी बार वहाँ गई, झूला झूला। क्या कभी इसके साथ कोई ऐसा हादसा पेश आया? लेकिन ऐसी कौन सी खता हुई जिसकी वजह से उन लोगों ने इसे तंग किया? वो ये थी कि यह जिद के हाथों मजबूर हो गई और जाकर चौखट पर लेट गई। घर के दरवाजों की दहलीज पर लेटना तो वैसे भी अच्छा नहीं है। नानी के लाख समझाने के बावजूद नहीं सुनी बात, और वो लोग नाराज हो गए। वो इबादत गुजार जिन्नात नाराज हो गए आपकी बेटी से, इसलिए उस रात इसे डराया गया। बुखार इसलिए चढ़ गया है बच्ची से। बहरहाल ये गलती सरजद हो चुकी है। आप इसे लेकर दोबारा उसी जगह जाएं और उसी वक्त जिस वक्त इसने वहाँ लेटने की गलती की थी माफ़ी मांगे। उन लोगों से कहें कि आप लोगों को हमारी वजह से तकलीफ हुई है। आप तो इस घर के मुहाफिज थे और हमने आपकी इबादत में खलल डाला है। हमारी बच्ची से गलती हो गई है, हम माफ़ी मांगते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक तावीज़ गले में पहनने के लिए दिया और दम किया हुआ पानी पीने के लिए। उनके बताए हुए तरीके पर अमल करने की वजह से आज तक दोबारा फिर से निम्रा के साथ उस किस्म का कोई वाक़या ना हुआ। वो खुद अपने माँ बाप के साथ उस जगह गई थी, उसी दहलीज पर, उसी वक्त जब उस पर कोई चढ़कर बैठा था। उसने माफ़ी मांगी। देखिए, मुझे पता है आप मुझे सुन रहे हैं और आप लोग मुझसे नाराज़ हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने अपनी नानी जान को तंग किया। मैं आइंदा कभी उन्हें तंग नहीं करूँगी, बल्कि मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगी। और उस दिन के बाद से फिर कभी वो उस घर में ना गई।
جاتی بھی تو دن کے وقت جاتی، رات کے وقت ہرگز نہیں۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا ہے، نمرا کی شادی ہو چکی ہے، مگر اس رات کا وہ واقعہ، وہ چبھن انگلیوں کی، وہ آج تک اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہے۔ جنات اچھے ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، لیکن جب بدلہ لینے پر آ جائیں تو بہت تکلیف دیتے ہیں۔ انہوں نے صرف اس کو ایک جھٹکا دیا تھا، اگر وہ سنبھلتی نہیں تو شاید وہ اس کی جان لے لیتے۔